ब्रांडिंग थी, मैं देख रहा था रॉकेट पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। फोर्स में भी यही हमारी करंट फोर्स होगी तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है चांद पे जो है डीएचए वगैरह ही बनेगा। उसमें और कुछ नहीं होना। पाकिस्तान में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर, और ऐसा क्यों रिएक्शन देख रहे हैं हम? इन लोगों जो लोगों को मसला होता है पाकिस्तान में रहने से, इनको आप एक हफ्ते के लिए छोड़ दें इंडिया में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में, ऐसे मुहिब वतन बन के वापस आएंगे। कंप्लेन या क्रिटिसाइज करना तो आसान है। अभी इंडियन स्पेस एजेंसी का बजट 1.6 बिलियन है, हमारी का इन द टेंस ऑफ मिलियंस है, तो मतलब कई डिग्रीज का फ़र्क है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ? मैं हमेशा देखता हूँ पीआईए हमने खड़ी की, फिर हमने मदद की एमिरेट्स की, आज एमिरेट्स का है, हम का है। पीटीसीएल हमारा एक अच्छा इदारा था, उसने एतसलात बनाया था, आज वो हमें खरीद के बैठा हुआ है। तो दिमाग तो रहा है पाकिस्तानियों में। और वैसे आपने कहा कि उस पर 2 कैमरा लगे हुए हैं और चांद की तस्वीरें लेगा, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि देखूँ कि अमेरिका का झंडा ऊपर लगा भी हुआ है कि नहीं है। आपका क्या ख्याल है, क्या पता चलेगा? मैं क्रिएटिविटी की उसमें तो हम वैसे ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ फोकस बनाने पे था, नाम रखने पे नहीं था। एंड आखिरी सबमिशन के डेट पे जो है किसी ने लिख दिया होगा आई क्यूब करके डाल देंगे नाम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जाग पॉडकास्ट। आज मैं सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पूरी की है, और वो ये है कि अपनी पहली लूनर प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है और अभी रास्ते के अंदर है। और इंशाल्लाह हम सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने मुल्क से प्राउड हैं कि ये अचीवमेंट हमने की है। आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं, साद भाई, ये स्पेस के एक्सपर्ट हैं। मैं देखता हूँ फारिग टाइम में स्पेस की तरफ ही देख रहा होता हूँ मैं। खैर पहले तो हम पे ये ताना था ना सिर्फ कि हमारे सिर्फ परचम में चांद है, अब हम चांद के आसपास भी हैं। अगर दुनिया तारीख में हमने कुछ किया ना किया हो, हमारी एक सैटेलाइट ज़रूर ऑर्बिट कर रही होगी चांद के आसपास। तो साद भाई, आप हमें क्या बता सकते हैं इस मिशन के बारे में? मैं तो इसको इंटायरली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव मिशन ये इन्होंने किया है। ताने हमें पड़ रहे हैं कि चाइना की जो है मदद लेके हमने ये किया है। तो आप देखें बेसिकली आपका क्या होता है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होता है कम से कम कॉस्ट पे। चाइना पे जा ही रहा था तो हमने अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए उसको कहा कि 7 किलो का हमारा ये पैकेज है, 6 किलो का है मेरे ख्याल से, इसको आप ले जाएं। अब उससे हमारा जो पूरा लॉन्चिंग कॉस्ट, रॉकेट कॉस्ट, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट बच गया। और जब हम वो ऑर्बिट करेगा, वो रिलीज़ कर देगा हमारा पेलोड। बेसिकली वो एक सैटेलाइट है जो मून के इर्द गिर्द उसके जो है उसके ऑर्बिट करते रहेगी और वो तस्वीरें खींचेगी। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इटसेल्फ एक अचीवमेंट है कि जैसे आप जाना इस्लामाबाद कराची से, और मैं आपको बोलूँ भाई मुझे जो है ड्रॉप कर दें, मैं अपने डिप्लोमेटिक काम से चले जाता हूँ, आप अपने काम से चले जाएँ, काम मेरा पूरा हो रहा है, पैसे मेरे बच रहे हैं। तो तस्वीरें हम लेंगे चांद की, और मैग्नेटिक रीडिंग लेंगे हम उसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग चांद की। पता नहीं किस चीज़ के काम आएगी, लेकिन काम आएगी, कोई वो नहीं है। और काफ़ी अच्छा लगता है इतने अरसे से जो है सिर्फ बुरी खबरें सुनने के बाद एक अच्छी खबर मिलती है। आई क्यूब नाम है मेरे ख्याल से इसका, और प्राउड मोमेंट है। तो प्राउड तो मैं हूँ, खुश भी हूँ कि पाकिस्तान ने की ये अचीवमेंट है। लेकिन आपकी अगर मैं समराइज़ करूँ तो जो रॉकेट है, प्रोपल्शन है, वो सारी टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, हमारा डब्बा है उसके अंदर। हमारा डब्बा है, डब्बा भी जो हमने बनाया है वो असेंबल किया है हमने, पार्ट्स चाइना से ही मंगवाए थे। तो अगर मैं आपकी एग्जांपल लूँ कि मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, आपने डब्बा पकड़ा दिया, तो इसके अंदर डब्बा ज़्यादा कमाल नहीं है, ज़्यादा कमाल कन्विंस करना है कि डब्बा ले जाए हमारा, हाँ, प्लीज़। ये ज़्यादा कमाल है, क्योंकि देखिए ना, एक जगह आपको पूरा खर्चा पड़ना था, दूसरी जगह आपका काम पूरा हो गया, आपको तस्वीरें ही लेनी है चांद की, तो क्यों नहीं आपने वो पैकेज डिलीवर करवा दिया। लेकिन ब्रांडिंग थी, मैं देख रहा था रॉकेट पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। रॉकेट पे भी लगा हुआ है, और मुझे तो लग रहा है हमने चाइनीज़ को ना ट्रिक कर दिया है हमने। नहीं, ट्रिक नहीं है, बहुत सारी हमने तारीख में गलतियाँ की, उनमें से एक जो गलती नहीं की वो है कि चाइना से हमने दोस्ती ख़राब नहीं की। कोशिश हमने बीच में बहुत की थी, 2018 से लेकर 2021 तक हमारी पूरी कोशिश रही थी कि हम चाइना से भी ताल्लुकात ख़त्म कर दें, लेकिन वो चाइना का बड़प्पन है कि जो है उसने हमें अभी भी दोस्त बनाए रखा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, अगर टेक्नोलॉजी भी उनकी होती है और अगर इसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो आपके पास है, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप, दुनिया ने कहीं ना कहीं से शुरू किया है, अमेरिका ने फेक लैंडिंग बोलें या असल लैंडिंग बोलें, वहाँ तक पहुँचा है।
नासा डेवलप हुई इसके साथ उनकी जो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहीं से आई हैं। ये रशिया से क्यों compete कर रहा था यूएस स्पेस मिशन में? रशिया ने पहले क्या चांद पे भी नहीं किया था, सिर्फ स्पेस पे बंदा भेजा था। ये आपके मुल्क की एक निशानी होती है। कितने सारे मुल्क हैं, अराउंड 200 कंट्रीज़ हैं, उसमें से अगर आप स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप एक हायर टियर पे आ जाते हैं कि बाकी लोग भी आपकी तरफ देखते हैं कि हाँ इस मुल्क में इन्वेस्ट किया जा सकता है क्योंकि ये अब फ्यूचर की तरफ जा रही है और हमें भी लेके जा सकती है साथ वैसे में। आपने सोवियत यूनियन की बात की तो अमेरिका और सोवियत यूनियन की ऑफ कोर्स बहुत मशहूर स्पेस रेस थी। तो अगर हम उसी को कंपेयर करें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की भी स्पेस रेस है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कन्विंसिंगली अनफॉर्चुनेटली हार रहा है। हालांकि लीड स्टार्ट हमारी ही थी एशिया में। किस नंबर पे थे हम? तीसरे मेरा ख्याल है हम तीसरे थे, नंबर पे और हमारी जो दुनिया में भी स्पेस पहले एजेंसी 10 थी, में थे हम। दुनिया के पहले 10, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक नई कंट्री बनी है 1947 में। स्पेस रेस 1950 में शुरू होती है और आप उसी वक्त नंबर लास्ट 10 कहते हैं, नंबर 10 पे आ रहे हैं। ना आप रशिया है, ना आप यूएस है, ना आप ब्रिटेन है, ना आप जर्मनी है, ना आप फ्रांस है, आप पाकिस्तान है। आपने जो है आधा मुल्क भी लिया, उसके रिसोर्सेज भी आपने 1/5 ऑफ रिसोर्सेज लिए हैं, उसमें साइंटिस्ट भी आपके पास आ गए। अच्छी बड़ी बात है। एजुकेशन एक बहुत ऊपर वाले स्टैंडर्ड से आए हम हमेशा। मैं हमेशा देखता हूँ PIA हमने खड़ी की, फिर हमने मदद की एमिरेट्स की। आज एमिरेट्स का है, हम का है। PTCL हमारा एक अच्छा इदारा था, उसने एतसालात बनाया था, आज वो हमें ख़रीद के बैठा हुआ है। तो दिमाग तो रहा है पाकिस्तानियों में, और वो भी नहीं कि मतलब कि आप बोलेंगे वो नासा स्टैंडर्ड दिमाग है, जुगाड़ू दिमाग रहा है। हमने लिमिटेड रिसोर्सेज पे हमने जो है मैक्सिमम काम करने की कोशिश की, बस वो सस्टेन नहीं कर पाते। इस मिशन से ये है कि कम से कम वो स्पिरिट ज़िंदा है। अब आगे हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि स्पार्को का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई सालों से बहुत बुरा था। उसकी एक वजह मेरे ख्याल से ये भी है कि उसमें जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ गई थी। किसने शुरू किया था? अब्दुल सलाम ने शुरू किया था ये। जी और अब मेरे ख्याल से इस साल कोई सिविलियन हेड वापस लगे हैं हाँ काफ़ी जी। अरसे बाद, तो ही हमने कुछ अच्छा काम किया। नहीं तो सारा हमारे टाइम रिसोर्सेज जो है सिर्फ मिलिट्री एडवांसमेंट में या वॉर टैक्टिक्स पे लगते रहते हैं, और वो भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वैसे मैं सिर्फ आर्मी को इस पे ब्लेम नहीं करूँगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट को। फॉर एग्जांपल जब 4 साल पहले इंडिया ने अपनी पहली मून या लूनर मिशन की थी, तो हमारे एक सिविलियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ताने मारे थे ट्विटर के ऊपर कि तुम लोग अपनी पॉवर्टी पे क्यों नहीं इतना फोकस करते, तुम लोग अगर अपना मुल्क बनाने के ऊपर इतना जोर लगाओ तो फिर तुम लोग किधर पहुंच जाते। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आर्मी की बात नहीं, अगर हम हिस्ट्री देखें तो आप जिस तरह कह रहे थे कि हमने इंडिया से 8 साल पहले शुरू किया था, उन्होंने 1969 में शुरू किया, मैं 1961 में, और हमने शुरू करते ही एक स्पेस मिशन कर दी थी जिस पे नासा ने भी अपलॉड किया था, उसका नाम था रहबर। और नासा ने भी उसके बाद पार्टनर किया था पाकिस्तान के बाद, कितनी जल्दी हमने तरक्की की है। लेकिन उसके बाद 1971 की जंग हुई, हम हार गए, तो प्रायोरिटीज़ ना स्पेस से दूर होके ज़्यादा विद इन द एटमॉस्फेयर एरिया के ऊपर आ गई। और फिर मुशर्रफ के बाद तो आपने कहा 20 साल से कंटिन्यूसली सिर्फ ब्रिगेडियर जनरल इसे हेड कर रहे थे। पिछले साल के एंड पे पहली दफ़ा 20 सालों के बाद एक साइंटिस्ट या एक सिविलियन वापस इसकी सरबराही के ऊपर आया है। भाई आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रखे ना तो ज़्यादा रिजल्ट रखेंगे। अब एक अगर कोई 5 स्टार जनरल आके बैठ जाता है तो उसको तो सिर्फ उसकी पूरी ज़िंदगी की ट्रेनिंग है वॉर। वो हर चीज़ को विन या डिफीट में देखता है। तो ये चीज़ तो साइंटिस्ट तो नई एकेडमी ये पैदा करी ना, ये साइंटिस्ट तो उन्हीं यूनिवर्सिटी से आएंगे, या स्पेस आपके क्या बोलते हैं इनको, स्पेस साइंटिस्ट, ये सारे इनका स्पेसिफिक रोल रहा है। इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने ज़िंदगी में चीज़ें अपनी डेडिकेशन के साथ पूरा वक्त लगाया है, वो आपको नताइज जाएंगे। वजह से कि एक आदमी की पोस्टिंग हो गया वो कि हाँ स्पेस लॉन्च ये नहीं होगा। हाँ जी, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मिलिट्री माइंडसेट दुनिया भर में ये है कि अगर आप उनको बोलेंगे गुर्बत बढ़ गई है तो वो गरीबों को मार देंगे और बोलेंगे कि गुर्बत ख़त्म हो गई है। उनका सोल्यूशन होता है इस तरह का। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। वो ये एक मिलिट्री माइंड नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकता इस चीज़ को। हाँ जी। मैं इसकी एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में भी आ रही है कि काफ़ी दफ़ा ना ख़वातीन मर्दों से कंप्लेन करती हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता।
जिन चीज़ों के बारे में बात करती हैं, लेकिन वही मर्द अगर जिन चीज़ में उनका पैशन होता है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें, उन्हें PSL के सारे 60 प्लेयर याद होंगे, उनके फेवरेट पोजीशन याद होगी, उनके फेवरेट शॉट याद होगा, उन्हें हर एक फील्ड सेटिंग इमेजिनेबल याद होगी। इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट की बात है। interest की आखिर में एक साइंटिस्ट हो जिसका ये पैशन है, जिसकी ज़िंदगी का ये मकसद है, जिस तरह अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने सेटअप किया तो उनका शौक था, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगाई, नोबेल प्राइज़ जीते। इंडिया के अंदर एक कंटिन्यूटी रही। हम वो तस्वीरें देखते हैं कि साइकिल के ऊपर साइंटिस्ट अपनी जेब के पैसों के ऊपर से ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि $1.6 बिलियन का बजट के साथ उनका काम चल रहा है। इंडिया की हर चीज़ में जो है ना, स्टार्ट जैसे क्रिकेट टीम उनकी अपने पैसों पे जाती थी, उनकी सैलरी बिल्कुल मामूली होती थी, घर नहीं चला सकते थे, उनके अपनी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस नहीं होते थे। हर चीज़ में इंडिया ने जो शुरू किए वो सेल्फ मोटिवेशन खुद फंड करके एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, फिर गवर्नमेंट ने बैक किया उनको। वैसे मैं आपसे एक मुश्किल सवाल भी पूछता हूँ। देखें, कंप्लेन या क्रिटिसाइज करना तो आसान है। अभी इंडियन स्पेस एजेंसी का बजट 1.6 बिलियन है, हमारी का इन द टेंस ऑफ मिलियंस है, तो मतलब कई डिग्रीज का फ़र्क है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ? हम इसी तरह कर सकते हैं जुगाड़ के साथ, जो अभी हमने किया है कि कोई जा रहा है, हमने ये तो पहला एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा ना कि हमारी जो टेक्नोलॉजी वो स्टेबल है कि कम से कम ऑर्बिट तो कर सकती है ना। इसके ऊपर जब ये सक्सेसफुल होगी तो उसके ऊपर हम बिल्ड करना शुरू करेंगे, हाँ, कि अब हम जो है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमने पहले एक अचीवमेंट कर ली है। तो वो ये इंडिया की तरह जेब से डालना पड़ेगा। ये जो क्यूब है ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन की है, बैक्ड बाय स्पार्को। इसमें अच्छी बात यह है कि और जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये एक फील्ड है, यहाँ पर घुसा जा सकता है, और अप्रिसिएशन मिल रही है इसको। अगर आप अभी से क्योंकि आपके स्पेसिफिक बंदा नहीं है प्राइम मिनिस्टर, उसके टेन्योर में एक मिशन नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं कि ये चाइना का मिशन है और उनको ट्रोल कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो वो बुरी बात है। उनको देख के और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड के अंदर आएंगे। जैसे मुझे याद है नस्ट में फार्मूला नस्ट शुरू किया था, इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, कॉन्सेप्ट है कि कितने एक स्पेसिफिक बैटरी में कितना आप डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं। तो वो नस्ट से शुरू किया था, ऐसे ऐसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में वो किया था, और फिर इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटी हमारी बढ़ी है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम बहुत पीछे हैं दुनिया से, लेकिन कहीं से हमें स्टार्ट करना है, और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको आप तंग नहीं करें। आप पाकिस्तान में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर, और ऐसा क्यों रिएक्शन देख रहे हैं हम? ट्विटर पे तो नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। इंडिया का मुझे समझ में आता है कि इंडिया के साइड से हम ट्रोल होंगे, ठीक है, वो दुश्मन कंट्री हम बोलते हैं उनको, तो वो दुश्मनी निभाएंगे। जब पाकिस्तानी ही जो है इस पर वो बोलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं आपके किसी के साथ, तो आपको उनकी अच्छी चीज़ भी अप्रिशिएट करने में जो है मौत आ रही होती है। आपको ये सोचना, आप पाकिस्तानी, आप किसी सियासी पार्टी के कारकुन नहीं हैं, आप पूरा पाकिस्तान है, आप एक सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इसको छोड़ के पाकिस्तानी का सोचना होगा कि आप पाकिस्तानी के वो पार्टी रहे ना रहे, आपका मुल्क जो है आपके पास है, आपको पहली जिम्मेदारी है आपके मुल्क के साथ है। जब तक ये माइंडसेट नहीं होगा, आप देखें ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं सियासी, शादी की तकरीब पे जाएँ वहाँ पर लड़ना शुरू हो जाते हैं, ईद पे जो है लड़ना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ पॉलिटिकल हो चुकी है। खुशी किसी की अप्रिशिएट नहीं करनी, अगर किसी ने कर लिया अच्छा काम उसको डिनाई कर देना है। पिछली गवर्नमेंट ने किसी ने अच्छा काम कर दिया तो दूसरे पार्टी के जो है सपोर्टर ने उसको डिनाई कर देना है। तो इस तरह आगे हम नहीं बढ़ सकते। हम इसी तरह बढ़ सकते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका कंटिन्यू करें, और जो नया काम शुरू किया है उसको हम अप्रिशिएट करें। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तरह मेरे अपने घर में बहुत सारे इख्तलाफात की लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन मैं किसी और के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा अपनी फैमिली को डिफेंड करूँगा। तो उसी तरह अगर हमारे अंदर इख्तिलाफ है, उसका ये तो नहीं मतलब कि आप एक पब्लिक फोरम ट्विटर पर जाके BBC न्यूज़ के नीचे जो पाकिस्तान की मिशन के बारे में होगा, आप नीचे जाके पाकिस्तान को एम्बेरस करें पूरी दुनिया के सामने। पहले ही हमें अपनी पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा ये मिल जाता है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम खुद अपने आप को एम्बेरस करें या मॉक करें अपनी चाहे छोटी अचीवमेंट हो। नहीं, और नादानी में हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडियंस को। उनको एक मवाद मिल जाता है, देखो पाकिस्तानी खुश नहीं, पाकिस्तान आज़ादी लेके इन्होंने क्या पा लिया। भाई अगर मैं शुरू करूँ लिस्ट करके आज़ादी करके क्या बात है, पहली बात तो हम आज़ाद हैं, ठीक है, हम BJP के ग़ुलाम नहीं हैं। मैं एज अ मुस्लिम हम फ्रीली घूम सकते हैं, हमें ये थ्रेट नहीं होता कि हमारे मुसलमान होने पे हमें मार दिया जाएगा, ठीक है। हम अपना कल्चर सेव कर सकते हैं, अपनी ज़बान सेव कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी सेव कर सकते हैं। यही बड़ी बात है। यही चीज़ इन लोगों जो लोगों को मसला होता है पाकिस्तान में रहने से, इनको आप एक हफ़्ते के लिए छोड़ दें इंडिया में, ख़ासतौर पर नॉर्थ इंडिया में,
ऐसे मुहब्बे वतन बन के वापस आएंगे जब बाजार से बात है भाई, वो बेसिक एक मुसलमान बीफ नहीं खा सकता। अब वो मुसलमान अपना पूरा रिलीजन भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि उसको सेलेक्टिव चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। हाँ कि हम नमाज रोज़े रखते हैं, बस ये मस्जिद तक सही है, कानून जो है वो इंडिया का अच्छा है, हमारा फैमिली लॉ अच्छा नहीं है। मतलब आप इतने मजबूर हो चुके हैं कि आपको बोलना पड़ा है कि आपका कानून अच्छा नहीं है, इंडिया का कानून अच्छा है। तो ब्रॉडर पिक्चर पे तो किसी की चीज़ देखनी नहीं है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको जो उसकी टांग खींचनी है। वैसे आपने कहा कि उस पर 2 कैमरा लगे हुए हैं और चांद की तस्वीरें लेगा, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि देखूँ कि अमेरिका का झंडा ऊपर लगा भी हुआ है कि नहीं है। आपका क्या ख्याल है, क्या पता चलेगा? मुझे तो लगता है झंडा नहीं मिलना, दो लोगों को अफसोस होगा हमारे सिचुएशन से। एक तो हमारे 3 लोगों, इंडिया को तो वैसे ही होगा क्योंकि उन्होंने दुश्मनी निभानी है। अमेरिका का अगर झंडा नहीं मिला तो एक एविडेंस ये भी हो सकता है, क्या पता चाइना ने इसलिए सपोर्ट किया। तीसरा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट जो होंगे वो फ्लैट अर्थर्स होंगे, जब हम रियल टाइम तस्वीरें भेज रहे होंगे और वो नज़र आ रही होगी कि दुनिया गोल है या चांद गोल है या। नहीं, चांद गोल को तो मैं मानता हूँ, दुनिया के बारे में मेरी थोड़ी सस्पिशंस हैं अभी भी। तो वो तस्वीरों से पता चल जाएगा। अगर हम चांद की तस्वीर ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से उस एंगल से हम बैकग्राउंड में आ जाएगी। अर्थ की भी तस्वीर ले सकते हैं। डार्क साइड ऑफ द मून भी सही तरह हम देख सकते हैं। वैसे ये वाला मेरा ख्याल है डार्क साइड की तरफ ही जा रहा है, जो इसकी लोकेशन है वो डार्क साइड की सबसे तरफ कम एक्सप्लोर्ड जगह गेटवे के ऊपर जा रहा है, लेकिन उधर अंधेरा नहीं होगा। कर लेंगे, देख लेंगे, लाइट ऑन कर देंगे। लाइट ऑन कर देंगे, चलिए ठीक है। हम एक्लिप्स का वेट करेंगे, शायद उस वक्त जो है सूरज की रोशनी जो है पड़े। वैसे मैं एक चीज़ के ऊपर डालना चाहता हूँ, शायद काफ़ी व्यूअर सोच रहे होंगे कि इसका पॉइंट क्या है स्पेस एक्सप्लोरेशन। हम अगर $25 मिलियन भी लगा रहे हैं तो हम उससे और क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखें तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, लेकिन जो रिटर्न इस पे आया है ना, हर एक फील्ड इंक्लूडिंग डिफेंस, अगर हमारी मतलब इस्टेब्लिशमेंट को ये भी समझ आ जाए कि जो डिफेंस में भी तरक्की हुई है। अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर नहीं, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल की तरह 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर जा सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली नासा के रॉकेट्स पे बिल्ट थे। उसके सिवा नेविगेशन हो गई आपकी, नेविगेशन हो स्पाइंग हो गई आपकी, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर एग्जांपल जो एरोडायनामिक्स के अंदर काम करते हैं, हर एक तरफ। अभी मतलब मैं उनकी रिपोर्ट ही एक देख रहा था कि अमेरिका में 350,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट स्पेस या उससे रिलेटेड रिसर्च के अंदर है। 350,000 लोगों की, और ये सारी अच्छी हाई एंड जॉब्स होती हैं। $70 बिलियन से ज़्यादा उनकी जीडीपी को इस पर इम्पैक्ट है। मतलब हमारा जितना जीडीपी है ना, उससे आधा उनका सिर्फ नासा के थ्रू जीडीपी बन रहा है, एक सिंगल गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू। तो इस पे रिटर्न बहुत डिफरेंट तरीकों से इसके अंदर रिटर्न नहीं, आपका पीआर कंट्री पीआर भी अच्छी हो जाती है। अब जो लिस्ट ऑफ मून मिशन उसमें स्पार्को आ चुका है नाम, ज़रा सी एफर्ट से $25 मिलियन में अगर आपका नाम लिस्ट ऑफ मून मिशन में आ रहा है तो वो क्या है। और पूरी अभी जो जंग है वो है ही स्पेस वॉर है, डोमिनेंस किसकी होगी ऊपर। अगर आप उसमें अगर फ्रैक्शन भी पकड़ते हैं एक ज़रा सा, ये इटसेल्फ एक बड़ी आपकी विन है, क्योंकि आपको इसी आगे जाके बिल्ड करना। वैसे क्या अमेरिका की तरह हमें एक स्पेस फोर्स बना देनी चाहिए? हो सकता है फिर बहुत ज़्यादा ये स्ट्रीमलाइन हो जाए और बहुत तेज़ी से तरक्की हो जाए। स्पेस फोर्स में भी यही हमारी करंट फोर्स होगी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है चांद पे जो है DHA वगैरह ही बनेगा। उसमें और कुछ नहीं होना। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि चांद नज़र आया कि नहीं आया, ये मिस्ट्री भी जो है सॉल्व हो सकती है अगले कुछ ईदों पे। इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाए, और बहुत कम टाइम पे बनाए, 2 साल में इसको मेरे ख्याल से बनाए, और 6 महीने टेस्टिंग की है और फिर रवाना कर दिया। वैसे एक आखिरी चीज़ जिसमें जो छोटी मेरी कंप्लेन है कि iCube नाम क्या हुआ है? कोई एप्पल के साथ कोलैबोरेशन थी इसमें? मैं क्रिएटिविटी की उसमें तो हम वैसे ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ फोकस बनाने पे था, नाम रखने पे नहीं था। एंड आखिरी सबमिशन के डेट पे जो है किसी ने लिख दिया होगा iCube करके डाल देंगे नाम। कोई उसका वो नहीं, हालांकि पाक क्यूब भी कर सकते थे या पाक मून क्यूब, कुछ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी। नहीं, क्यूब भी इतना बेसिक चीज़ है कि मैंने एक डब्बे की शेप में बनाया है तो उसे बस पाक क्यूब कहते हैं। इस तरह तो फिर नासा को अपोलो की जगह कहना चाहिए था कि आई सिलेंडर कर लेते वो। भाई आप बुराक भी बोल सकते थे, ये अच्छा नाम है, बुराक अच्छा नाम है। जब हम सारी जंगों के नाम सर रफ कौन सी थी ये ज़रबेआज़ ये सब कर सकते हैं, वो जबरदस्त नाम है यार। उस पीआर वाले बंदे को बुलाना था यार, DGIS तो हम पीआर को इसको अगर। बुराक भी कर सकते थे। चलो खैर, इंशाल्लाह दुआएं कि इसके बाद और ही ज़्यादा एडवांसमेंट होगी हमारे मुल्क में। खैर मुझे लगता तो यही क्राइसिस से निकलना है इस तरह से करके। अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। इसी बात के साथ हम ख़त्म करते हैं, और हमारी दुआ है कि जिस तरह जो इंडिया की मिशन थी जो चांद में टुकड़े टुकड़े हो गई, तो हमारी इंशाल्लाह घूम घूम के अपनी मिशन पूरी कर लेगी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि झंडा भी लटका देते,
उसका एक तरीका ये हो सकता था कि लॉन्चर होता, उसी पे वो झंडा जो है हाँ, वो डार्ट की करता। तरह ना, जैसे डार्ट पे हाँ, छोटा झंडा लगा होता है ऊपर से, अगर वो खुद ही ग्रेविटी बाकी सारा अपना काम करती थी, आपको सिर्फ हाँ झंडा पहुंचाना था वहां पर, और जब तस्वीर खींच ही रहे हैं तो आप उसकी भी तस्वीर खींच लेते साथ में। हाँ, सही बात है, सही बात है। हम चांद पे चले जाएंगे, क्या कोई किसी तरीके से हमें हेल्प करेगा कि पूरा मुल्क एक ही वक्त अगली ईद करे? मेरे ख्याल से मौलवी ने तो अभी भी नहीं माननी बात, लेकिन इस पे हर एक की राय है, मौलवियों की राय नहीं आई, ये अजीब बात है पाकिस्तान में। नहीं, मेरे आप किस एस्पेक्ट से देखते हैं, वो क्या राय देंगे? पहले तो ये होता है कि चांद पे मिशन हलाल है कि हराम है, सबसे पहली बात तो ये शुरू होती है ना। सब हमारी मजहबी डिस्कशन इतने इतने जो हम एडवांस हो चुके हैं कि हम इस पे बात करते हैं। फिर जब वो हलाल हो जाती है, जो पूरी दुनिया कर चुकी होती है, फिर वो चीज़ हलाल हो जाती है। फिर उसके बाद जो है फिर ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं कि इसका शरई तरीका क्या होना चाहिए था चांद पे जाने का। तो शुक्र है इन सब चक्करों में ये नहीं पड़े इस तरह के मौलवी। हालांकि हमारे जो अब्दुल कदीर थे वो भी लोग नहीं जानते, वो भी एक मौलवी ही थे एक तरीके से, काफ़ी लिटरेट थे इस्लाम के उसमें और रिलीजियस पर्सन थे। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो अपनी जो है तालीम और अपना दीनी टाइम डेवलपमेंट में लगाते हैं। एक वो होता है जो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और बस शरई और फ़िक़ही मसलों में पड़े रहते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, ये भी नहीं कोई मसला होता है, ये नहीं होता। वैसे मैं इसके ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे भी बात करना चाहता हूँ कि हम ऑफ कोर्स देखते हैं कि बहुत सारे जो साइंसदान होते हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं रिलीजियस और रिलीजियस चीज़ों को, जिस तरह हमारे मुल्क में हूद भाई हैं। लेकिन अगर आप देखें कि अगर साइंटिस्ट दो किस्म के हैं, एक जो सिर्फ बोलते हैं और एक जो काम करते हैं। जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये सिर्फ बोलने वाले हैं, जिस तरह हूद भाई हैं, हाँ उनके अच्छे एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन एकेडमिकली उनके कोई बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनकी पूरी ज़िंदगी आप निकाल दें पाकिस्तान से, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप बोल सकें इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क के लिए। एग्जैक्टली। और बल्कि हम वेस्ट में भी देखें जो ज़्यादा मशहूर साइंसदान हैं क्रिटिसाइज करने के अंदर, जो मशहूर एथियस्ट हैं, उनकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर आप जिनकी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो नेचुरली उनकी पर्सनैलिटी होती है कि लाइमलाइट से दूर रहे हैं, अब वो रिलीजियसली इंक्लाइंड होते हैं, रिलीजियसली इंक्लाइंड, चाहे मतलब इस्लाम पे हो ना हो या किस रिलीजन पे हो, लेकिन उनमें बहुत दफ़ा वो कहते हैं कि बहुत एक डीप सेंस ऑफ बिलीफ आ जाता है कि देयर हैज़ टू बी ए हायर क्रिएशन। मुझे ये लगता है कि जितने भी एथियस्ट होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं जो मज़हब बेजारी जिनमें होती है, वो साइंस की तरफ आते हैं बाय फोर्स, क्योंकि रिलीजन तो उन्होंने डोर बंद कर लिए होते हैं। तो अब उनके पास एक दरवाज़ा बचता है साइंस का, उसमें भी वो क्योंकि वो एक पुश की वजह से इधर आए, अपने उससे नहीं आए, क्योंकि अब रिलीजियसली तो उनको हर चीज़ को निगेट करने के लिए साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो इधर भी नल लें उधर भी नल लें, तो उनकी कोई वो अचीवमेंट नहीं होती, उससे पूरा टाइम क्रिटिसिज्म में रहते हैं और रिलीजन को डिबंक करने में लगा रहे होते हैं। हालांकि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं वो सारे जो है रिलीजियसली हमारे इस्लाम में बैग्ड हैं। हाँ जी। तो वो इसी में घूमते रहते हैं। और जो सही साइंटिस्ट होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिलीजियस पर्सन है, वो बंदा टाइम देता है साइंस को, वो एग्जामिन करता है। और कुरान जो कहता है ना, वो ऑब्जर्वेशन कहता है, मुसलमान किसी भी जो भी रीडर है कुरान का, वो उसको क्या बोलता है कि ऑब्जर्व करो और अपने खुदा तक पहुँचो। तो ज़ाहिर सी बात है वो आसमान को जब ऑब्जर्व करेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब वो ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और वो पूरा देखते हैं एक स्कीम है यूनिवर्स की, तो वो ऑटोमेटिकली रिलीजियसली वो मजबूर हो जाते हैं ये कहने पे कि जो है इसका कोई क्रिएटर है, और जो आगे तहकीक करता है वो पहुँच जाता है अल्लाह तक। मुझे ये लगता है मज़हब बेजार लोग हर फील्ड में फेल होंगे, चाहे वो साइंस हो, रिलीजन में तो उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर भी उनका जो होता है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है, उसमें वही हाकिम होते हैं, वो भी कभी उनका पूरा नहीं होना। जो रिलीजियसली डेडिकेटेड होते हैं तो वो साइंस पे भी जो है अगर चाहें वो महारत रख सकते हैं। और जो साइंटिस्ट वाकई एक तहकीकी दिमाग होता है, ऑटोमेटिकली रिलीजन की तरफ आ ही जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। इस बात के साथ हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और कामयाबियाँ दें हर एक फ़ील्ड के अंदर, और स्पेशली इस फील्ड के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।